तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 340 में आप सभी का स्वागत है। तो ये एपिसोड थोड़ी मोड़ी बोरिंग और साथ में थोड़ी मोड़ी लूफिंग के पावर्स के बारे में भी दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिरकार लूफिंग आगे क्या करने वाला है। और यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत लूफिंग की लिमिट्स के बारे में पता चलता है, कुछ कल्टिवेशंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफिंग अकेला ही चल पड़ा था, वो जाकर कल्टीवेशंस भी करना शुरू करता, मतलब एकांत में बैठ कर कुछ सोचने लगता है। और यहाँ पे लूफिंग खुद से सवाल पूछते हुए कहता है कि मेरी डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ वो कम्प्लीटली रुक चुकी है, वो एकदम से स्टक हो चुकी है। क्या मैंने एक डेड एंड को एक्सप्लोर कर दिया है? क्या मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूँ? अब जब लूफिंग एक गॉड किंग बना था तो उसने डॉ को समझ लिया था, उसे पता था कि डॉ क्या तरीके से हैं, इसलिए उसके लिए डॉ के लिए एक डेड एंड नहीं आया था, जबकि वो गॉड किंग्स में ही था। उसके इनसाइट इतनी थी कि वो आगे तक के डॉस को देख पा रहा था। लेकिन गॉड एम्पर या गॉड किंग से काफी ज्यादा अलग होती है। गॉड एम्पर कह सकते हो कि ऐसा है जिसमें आपको अंधेरे में अपनी कल्टिवेशंस को ढूंढना है। गॉड किंग में आपको साफ पता होता है कि आपको करना क्या है, लेकिन गॉड एम्प्रेस में आपको खुद नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है। बस आप एक रास्ते को पकड़ लो, अगर मंजिल सही है, रास्ता सही है, तो मंजिल पे जरूर पहुंच ही जाओगे। यही यहाँ का होता है। ऐसे कई सारे बंदे होते हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से रॉन्ग पाथ को चूज कर लेते और कंप्लीटली अटक कर रह जाते और कभी भी आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते। मतलब कि कोई बंदा अपने डॉग को कल्टीवेट कर रहा है, अगर उसे अपने बॉडी को ह्यूमन ब्लड लाइन से कल्टीवेट करना, अपने फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करना, उसको स्ट्रांग बनाना, तो इसमें वो कर नहीं पाया क्योंकि वो उसमें काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका होता है। और फिलहाल में लूपिन फ्यूजन पाथ को चूज किया था, जो कि टॉप 3 में से सबसे डिफिकल्टी चीज होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। कोई भी बंदा इसको अपनाता नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कामयाब हुआ ही नहीं है, लेकिन लूफिंग इसी रास्ते को चूज करता है। अब लूफिंग इसको चूज कर लिया था, तो लूफिंग को एक पाथ को चूज करना था और इस पाथ में कोई भी बड़ी आसानी से स्टक हो सकता है और आगे बढ़ नहीं सकता है। यहाँ तक कि गिफ्टिंग मास्टर को ही देख लो, जो कि इतना गिफ्टेड था, लेकिन वो भी अभी सिर्फ गॉड एम्पर रियलम के अर्ली स्टेज में ही रह पाया है। उसने अर्ली स्टेज में ही फ्यूजन पाथ को करके छोड़ दिया, मतलब उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाया होता है। लूफिंग तो इतना आगे बढ़ चुका है, इसी वजह से उसकी पावर्स इतनी ज्यादा होती है। और लूफिंग कहता है कि मेरे पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ मौजूद है, मैंने काउंटलेस ह्यूमन ब्लड लाइन को ऑब्जर्व कर रखा है और मेरी ये पाथ कभी भी गलत नहीं हो सकती है। लूपिंग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है कि अगर मेरी पाथ करेक्ट थी तो मैं एक बॉटल नेक को कैसे मैं फंस गया, आखिरकार मैं डेड एंड पे कैसे आ चुका हूँ, आखिरकार मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लूपिंग खुद से सवाल करने लगता है, जिसके साथ लूपिंग कहता है कि जो फ्यूजन ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो एक डायरेक्शंस ऑफ लाइफ की तरह देखा जाता है। मैं इससे अपने अल्टीमेट फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मेरी फिजिकल बॉडी जितनी बड़ी होगी उतनी ही बेहतर होती जाएगी, जितना बड़ा होगा मतलब उतनी ही ज्यादा वाइटैलिटी लूफिंग के अंदर होगी और कोई भी उसकी बॉडी को डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे एक मेन सवाल लूफिंग से पूछता है कि क्या मेरी बॉडी अभी इतनी बड़ी है? अगर उतनी बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? बताया जाता है लूफिंग के द्वारा ही कि उसके एस्टिमेशंस के अनुसार जो भी सेमी ह्यूमन लेवल डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ तक ले जाते हैं, तो थियोरेटिकली कोई भी बंदा अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी के 1.2 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व तक को कंट्रोल कर सकता है। ये आपको कुछ कम लग रहा होगा क्योंकि हमने ट्रिलियंस बिलियंस आराम से सुने हैं, लेकिन ये बात समझ लो कि लूफिंग जब फाइट कर रहा था तो लूफिंग की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी भी थी ना, उसके अंदर सिर्फ 500 परफेक्ट डिवाइन बॉडी की एनर्जी रिजर्व मौजूद थी। कहाँ 500, कहाँ 1.2 बिलियन टाइम्स, मतलब गैप देख रहे हो, यहाँ 1000-2000 मिलियंस का नहीं है, बिलियंस का गैप होता है। लूफिंग या यूनियन सिटी के बैटल के बाद अपने आप को हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूव किया होता है। वो डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ में ज्यादा दूर नहीं था सेमी ह्यूमन लेवल में पहुंचने के लिए, और वो अपने इस पोजिशनल पाथ को चूज कर सकता था। उसने तीनों इनविंसिबल बाथ में से सबसे हार्डेस्ट को चूज किया था और एक बार लूपिंग अगर इसमें सक्सीड हो गया ना तो कोई बंदा नहीं है यहाँ पर कि जो उसको 1v1 बैटल में हरा सके। बस लूपिंग को एक बार सक्सीड होने की जरूरत थी, जिसके साथ लूपिंग फिर से कहता है कि मेरी मिड गॉड एम्पर विलम जो डॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ थी, उस समय मैं अपने अनडाइंग ब्लडी सी बॉडी को अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी के 5000 टाइम्स एनर्जी रिजर्व जितना कंट्रोल कर सकता हूँ और उसकी कॉम्बैट पावर इतनी थी कि
वो उसे 10,000 टाइम्स तक ली जा सकता था, लेकिन उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं, मतलब 1.2 बिलियन थी और टोटल में अभी जब वो मिड स्टेज में था तो वो 5,000 टाइम्स कर सकता था। अब देखो जो सबसे उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोन्स थी उसमें 500 थी, लेकिन बाकी के जो और भी क्लोन्स बनाए थे तो उसमें 100 थे, तो टोटल मिला के 5000 तो चले गए थे। इसलिए ये नहीं कह सकता कि यार लू फेंग इतना कमजोर है। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे कहता है कि फिलहाल में ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरी अनडाइंग ब्लडी सी बॉडी वो अपने कॉम्बैट पावर को बढ़ाकर 30,000 टाइम्स परफेक्ट डिवाइन बॉडी की एनर्जी रिजर्व तक ले जा चुकी है और मैं अपने को 1 लाख टाइम्स तक कंट्रोल कर सकता हूँ। ये लू फेंग की अभी लिमिट हो चुकी होती है। अगर इससे ज्यादा लू फेंग अपने बॉडी को बड़ा करने की कोशिश करेगा तो उसकी पावर्स डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। ये बॉडी की पावर्स की नहीं बात हो रही है, मतलब लू फेंग तो अपने बॉडी को काफी ज्यादा बड़ा कर सकता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर मौजूद परफेक्ट डिवाइन पावर्स की बात हो रही है, मतलब उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जितनी ज्यादा आपकी परफेक्ट डिवाइन बॉडीज की पावर्स होगी उतनी ज्यादा आपकी वाइटैलिटी होगी। जिसके साथ लू फेंग क्या आता है कि यार सेमी ह्यूमन लाइफ एंड डेथ तो थियोरेटिकली 1.2 बिलियन टाइम्स एनर्जी रिजर्व को कंट्रोल कर सकती है, तो आखिरकार मैं इसको परफेक्टली कंट्रोल कैसे कर सकता हूं, क्योंकि इतनी मैसिव बॉडी इसको अगर मुझे कंट्रोल भी करना होगा तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मत भूलो क्या लू फेंग अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में नहीं है, ओरिजिन वर्ल्ड में मौजूद है जहां पे अलग ही रूल चलती है, यहाँ का प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा होता है, तो यहाँ पे बॉडी को बड़ा कर पाना आपको उतना ही प्रेशर ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो कह सकता हूँ कि लू फेंग कॉन्टिनेंट में होता तो वहां पे अपनी बॉडी को आराम से बड़ा कर लेता, लेकिन यहाँ पे करने जाएगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके लिए पावर्स ज्यादा जरूरत होगी। इसके साथ लू फेंग क्या था कि ऐसा देखा जाए तो मेरे बॉडी कंट्रोल के एस्पेक्ट में ही एक बहुत बड़ा फ्लॉ मौजूद होगा, जिससे कि मैं अपने बॉडी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और लू फेंग एक बॉटलनेक को एनकाउंटर कर चुका है। अब लू फेंग की लाइफ एंड दाओ वो दोनों एक परफेक्ट बन चुकी थी कई सारे एस्पेक्ट में, इमेंस बॉडी साइज, अनडाइंग वाइटैलिटी, एक्सप्लोजिव पावर्स, उस सब में लू फेंग ने काफी ज्यादा महारत हासिल कर दी थी। उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा बड़ी थी, ऐसा नहीं छोटी है, उसकी अनडाइंग वाइटैलिटी भी है, कोई भी उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर पाता। एक्सप्लोजिव पावर्स की तो बात ही छोड़ो, बम 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 करता है, लेकिन जो मेन इशू था वो था कंट्रोल। मतलब लू फेंग का सबसे वीक पॉइंट ही कंट्रोल होता है, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करना यही सबसे ज्यादा हार्ड होता है। जिसके साथ लू फेंग इसके बारे में बार बार रिपीट कर रहा था, मतलब बार बार रिपीट की जा रही है कि यार सेमी ह्यूमन 1.2 बिलियन टाइम्स तक कंट्रोल कर सकते हैं, 10 बार किया गया चैप्टर में इसकी जिक्र, तो चलो ऐसे ही होती है। जिसके साथ लू फेंग क्या था कि यार मेरे बेसिक एक्सपीरियंस के अनुसार जो मैंने कई सारे ह्यूमन ब्लड लाइन से पाए हैं कि यार जितने भी इतने मैसिव बॉडी होंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे 12 कंडीशंस को फुलफिल करने होंगे, मतलब सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए ही 12 कंडीशंस को फुलफिल करने होंगे, तभी वो जाके अपने इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशंस को कंट्रोल कर सकता है, बदल सकता है। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि सबसे पहला तो मुझे अपने स्पिरिचुअल विल को कैजुअल से ब्रेक थ्रू करवाने जितना पावरफुल बनाना होगा, तभी वो जाके अपने इन लार्ज बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। जिसके साथ लू फेंग वहां पर बात करने लगता है दूसरे प्रैक्टिशनर्स के साथ, मतलब ये कहानी बनाई जा रही थी कि कैसे लू फेंग जब बात कर रहा था यूनजियान पैलेस मास्टर और प्रैक्टिशनर्स के टीम के साथ, तो वहां पे लू फेंग ने ये पता लगाया था कि कैसे जब कोई भी बंदा कैजुअल से स्पिरिचुअल विल पावर को ब्रेक थ्रू करवा देता है तो उसकी एनर्जी 10 फोल्ड तक चली जाती है, मतलब 10 गुनी बढ़ जाती है सिर्फ अपने स्पिरिचुअल विल पावर्स को पोजेस करने से। इनविंसिबल है तो 10 गुना और इनविंसिबल वो हो जाएगा। हिस्टोरिकल देखा जाए तो सबसे कॉमन यही होता है कि वो कैजुअल के विल पावर्स को ब्रेक थ्रू कर सके, और ऐसे कई सारे सेवर प्रैक्टिशनर्स भी देखे गए हैं जिन्हें आंखों से देखा गया कि उन्होंने ऐसे महारत वाली चीजों को कर रखा है। लेकिन एक बात है कि अगर चाहे उनकी पावर्स इतनी ही ज्यादा क्यों न बढ़ जाए, वो फिर भी इतनी मैसिव बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ये भी बताया जाता है उनके पावर्स के मामले में कि जो भी बंदे अपने कैजुअल से विल पावर को ब्रेक थ्रू करवा देते हैं उनकी पावर्स इतनी ज्यादा होती कि वो बस एक झलक से युंग जैसे पैलेस मास्टर तक को सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें सप्रेशंस में ही डाल सकते हैं, उन्हें एनिलेट नहीं किया जा सकता है, मतलब सामने वाला बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, इतनी पावर्स को वो पोजेस कर लेता है। बाकी एनिलेशंस वो सप्रेस कर दिया तो एनिलेशंस तो हो ही जाएंगे। जिसके साथ लू फेंग इन सब के बारे में जिक्र करने
लगता है बहुत ज़्यादा बकवास की गई है इस चैप्टर के बीच में, जिसके साथ लू फेंग फिर से अपनी ह्यूज बॉडी के बारे में ही बात करने लगता है और सोचने लगता कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। 10 फुल स्पिरिचुअल पावर्स के बढ़ने के कारण भी ये इनफ नहीं हुआ कि मैं इतने मैसिव बॉडी को कंट्रोल कर पाऊँ। अगर मेरी स्पिरिचुअल विल पावर्स भी चली गई तो यार कुछ नहीं कर सकते हैं। और लू फेंग फाइनली कंक्लूड करता कि हो सकता है कि मेरी जो टेक्निक है, मेरा जो पाथ है वही गलत हो सकता है। लू फेंग फिर से सोचने लगता है और कहता कि मे बी मैं अपने लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ से अपने फिजिकल बॉडी के लिमिट तक नहीं जा सकता हूँ। इसके साथ लू फेंग सोचने लगता है कि मुझे दूसरी बॉडी कंट्रोल मेथड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि यार लू फेंग का ये मेथड गलत हो सकता है। क्या पता कोई दूसरा चीज सही हो जिससे कि वो अपने कंट्रोलिंग टेक्निक को भी काफी ज्यादा अच्छा कर सके। जिसके साथ वो कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। अब लू फेंग को एक चीज अच्छे से पता था और हम सबको भी कि एक गलत रास्ता पूरी मेहनत बर्बाद कर देगा, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हो। जिसके साथ लू फेंग कहता कि अगर मैं सही रास्ते तक गया तो मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पे लू फेंग एक चीज भूल रहा था कि आखिरकार लू फेंग को कल्टीवेट किए हुए टाइम ही कितना हुआ है। मतलब लू फेंग इन सब एंचेस्टर्स के सामने, इन सारे कल्टीवेटर्स के सामने एक बच्चा जैसा था। क्योंकि बात करें अपने टू एंचेस्टर्स की, टू नेशंस के एंचेस्टर की, तो उन्होंने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सेवरल साइकिल्स को फेस कर रखा है। एक साइकिल इतना ज्यादा होता ना कि लू फेंग अभी तक एक साइकिल को भी फेस नहीं किया है। तो लू फेंग के लिए अभी एक बच्चा जैसा ही है वो उन सब के सामने। तो लू फेंग कहता है कि कोई ना, अभी मेरे को टाइम ही कितना हुआ है कल्टीवेट करने के लिए, इसलिए कोई ना मैं आगे चल सकता हूं। जिसके साथ वो अपने इंस्पिरेशंस के लिए कई सारे ह्यूमन ब्लड लाइन्स को सर्च करता है, इमॉर्टल हार्ट में भी सर्च करता है, पाम डुएलर में भी सर्च करता है, स्टार टावर में भी और आई ऑफ लाइफ एंड डेथ में भी सर्च करना शुरू करता है। मतलब कि यहाँ पे एक और जर्नी दिखाई जा रही है जो कि काफी फास्ट फॉरवर्ड की जा रही है। आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन यहाँ पे टाइम काफी तेजी से बीत रहा होता है। लू फेंग बैठ चुका था और खुले आम प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके साथ वो अपने थिंकिंग में था लेकिन साथ में वो अपने इंस्पिरेशंस को भी चूज करने लगता है। जहां पे लू फेंग स्टार टावर्स को भी स्टडी करने लगता है, जहां पे उसे पता चलता है कि मैं लाइफ एंड डिस्ट्रक्शंस को ज्वाइन तो कर सकता हूं लेकिन उनको कंप्लीटली फ्यूज नहीं कर सकता हूं। जितने भी ह्यूमन कॉर्प्सेस हैं मटेरियल से, उसमें फ्यूजन के पाथ का कोई भी रेफरेंस दिया ही नहीं है। उसमें सिर्फ ज्वाइन आप कर सकते हो, किसी को ज्वाइन करना और उसको फ्यूज करना ये काफी ज्यादा अलग चीजें होती है। लू फेंग की शुरुआत के लिए काफी ज्यादा आसान थी कि हाँ शुरुआत में मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन जितना ज्यादा वो प्रोग्रेस कर रहा था उतना ज्यादा हार्ड होता जा रहा होता है। लू फेंग एक और ब्रेक थ्रू में अटक चुका था, वो बॉटल नेक में आ चुका होता है और अभी बहुत ज्यादा बकवास होने लगती है। मतलब बहुत 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 ज्यादा होने लगती है जिसको कि मैं स्किप कर रहा हूं। जिसके साथ लू फेंग फिर से अपने स्टडी को कंटिन्यू करने लगता है। वो अपने दूसरे कंट्रोलिंग टेक्निक को भी यूज कर रहा होता है और जैसे ही वो फॉर्म होते हैं लू फेंग सबको डिसमिस कर देता है। जिसके साथ फाइनली लू फेंग डार्क होली वेलम के लैंड्स की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन वो रास्ते में भी अपने कल्टीवेशंस के बीच में ही होता है। ओकेजनली वो बीच में रुकता है, बैठता है और मेडिटेट करना शुरू कर देता है। रास्ते में अगर उसका सामना किसी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से हुई तो वो कैजुअली उनको चींटी की तरह मसल डालता है। अगर विक्स को लू फेंग जब भी मारता था तो लू फेंग एक चीज का ख्याल रखता है कि यार उसको मारने के चक्कर में कोई टेरिफाइंग हंटिंग टीम्स या लू फेंग पे अटैक ना कर दे, जैसे हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स। अगर लू फेंग पे अटैक करेंगे तो लू फेंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और साथ में बाकी सबका भी वो ख्याल रखा करता था, क्योंकि यार जब भी किसी वीक टीम को मारा जाता है तब वो जनरली आया ही करते थे। लेकिन लू फेंग हमेशा अपने लाइफ ऑफ बाइनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस को एक्टिवेट करके उन सबको दूर से ही देख लेता था और इमीडिएटली वहां से टेलीपोर्ट करके भाग जाता था। तो वो भी बच्चे क्या ही कर सकते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता कि इन सब टाइम में लगभग हाफ एपोज और बीत चुके थे। मतलब हाफ एपोज तो अपनी यूनलान सिटी में बीत गया था उस युद्ध के बाद, और हाफ एपोज यहाँ पे ऐसे ही चलते चलते कल्टीवेशंस करते करते बीत चुके होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक टाइमलाइन चल रही है जहाँ पे लू फेंग को थोड़े समय नहीं, 1-2 दिन नहीं बल्कि हाफ एपोज का टाइम लग चुका होता। लू फेंग कहता है कि क्या मैं चैंगफेंग सिटी में आ भी गया। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करता है। फाइनली चैंगफेंग सिटी के गेट पे आकर रुकता है और वहां पे आते ही लू फेंग सबसे पहले जो काम करता है वो ये होता है कि वो अपने ऑरा को पूरी तरह से छिपा लेता है। मतलब किसी को उसके ऑरा के बारे में पता ही नहीं चलेगा। जिसके साथ वो सिटी के अंदर चलना शुरू कर देता है और वहां पे वॉक थ्रू करता है, घूमने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या चीज मौजूद हो सकती है। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर जो कि सिटी में मौजूद थे लू फेंग के प्रेजेंस को भी महसूस नहीं कर
पा रहे होते हैं। लेकिन एक चीज तो है कि डार्क होली रेलम यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैलेस में से एक है। यहाँ पे ऑरिजिन वर्ल्ड्स, काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स, बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, एक दो नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट बैंक्स यहाँ पे आए हुए होते हैं। फाइनली हमने देख लिया कि कैसे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स भी होते हैं और बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस होते हैं। एक दो की तो यहाँ पे बात भी नहीं हो रही है। जहाँ पे अगर किसी को भी डार्क होली रेलम में आना है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी एक लेट स्टेज इनलाइटमेंट गॉड एम्पर रेलम जितनी होनी चाहिए, वरना आपको यहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बंदों ने अपने सो कॉल्ड सेमी ह्यूमन ब्लड लाइन प्रैक्टिशनर्स को यूज किए हैं, उसको कल्टिवेट किए हैं, उसे यहाँ पे सबसे वीकेस्ट माना जाता है, क्योंकि ब्लड लाइन और इनलाइटमेंट से बनना ये काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। एक मिड लेवल का इनलाइटमेंट वाला बंदा एक लेट स्टेज ह्यूमन ब्लड लाइन वाले प्रैक्टिशनर्स को हरा सकता है, इतनी बड़ी गैप डिफरेंस होती है। तो इसलिए कह सकते हो कि एक एनलाइटमेंट बंदे के लिए एक ह्यूमन लेवल वाले बंदे को हराना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो बर्सक मोड में चला जाता है और उसका उतना सोचने का दिमाग नहीं होता है, वो इजली पॉल्यूटेड भी हो सकता है। जिसके साथ लूफिंग वहाँ पे अपने उन तीनों फ्रेंड जो कि बायन गॉड एम्प्रेस और साथ में दो और होते हैं, सिर्फ बंदी का ही नाम बताया जाता है, तो वो उनके अपने काउजन इफेक्ट के थ्रेट से उन सबको महसूस कर पा रहा होता कि हम वो लोग सिटी में मौजूद थे। लेकिन लूफिंग उनको डायरेक्टली विजिट करने से पहले सीधे हिनवन हॉल की तरफ जाना शुरू करता है, क्योंकि हिनवन हॉल के अंदर ही सारे मॉन्स्टर्स का एक्सचेंज किया जा सकता था। पूरे के पूरे डार्क होली रेलम के अंदर जो 5 सिटीज थी, तो यही उसका सेंट्रल सिटी था, जिसमें कि लार्ज स्केल हिनवन हॉल पोजेस किया जाता था। लूफिंग ये अच्छे से जानता था। डार्क होली रेलम में जो कि सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था वो यही सिटी था, और जितने भी सीनियर युवान प्रैक्टिशनर थे उन्होंने इस सिटी को बनाया था। और ऑल ओवर द इतने लंबे समय तक प्रैक्टिशनर्स अपने मिलिट्री मेड पॉइंट्स को यूज करके 4 और सिटीज को बना दिए थे। मतलब देखो, यहाँ पे सिर्फ एकलौता यही सिटी मौजूद था डार्क होली रेलम में, जिसे कि सीनियर युवान नहीं खुद से अपने बनाए होते हैं। लेकिन मिलिट्री मेड पॉइंट्स को एक्सचेंज करने के साथ और भी ऐसे पावरफुल बंदे आ गए जिन्होंने कि 4 और सिटीज को बसा दिए होते हैं। क्या पता लूफिंग आगे चल के 6ठा सिटीज को एस्टैब्लिश कर दे, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन प्रोबेबली लूफिंग ऐसा करेगा ही और वो यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिटी में से एक होने वाला होगा। इसके साथ लूफिंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। अब देखो, यहाँ की सिटी बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत होगी। 9 रिवर होली रेलम में तो हलवा है, वहां तो कोई भी एरा गैरा बना सकता है, मैं इस पावर लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके साथ फाइनली लूफिंग हिनवन हॉल के 2nd फ्लोर की डायरेक्टली फ्लू करके वहां पे जाने लगता है। वहां पे 2 टावरिंग फिगर्स मौजूद थे जो कि बिल्कुल ही मोशनलेस होते हैं, और जैसे ही लूफिंग वहां पे अराइव होता है वो दोनों अपनी आंखें खोलते हैं और एक इनविजिबल ऑरा 2nd फ्लोर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। और वहां पर से एक टावरिंग फिगर लूफिंग से पूछता है कि प्रैक्टिशनर लूफिंग, कहो आखिरकार तुम्हारी क्या विषय, क्या तुम मिलिट्री मेड पॉइंट्स को कंफर्म करना चाहते हो या फिर तुम किसी ट्रेजर्स को एक्सचेंज करना चाहते हो। अब यहाँ पे उस टावरिंग फिगर को कैसे पता चल गया कि ये आने वाला बंदा लुओ फेंग है, और आखिरकार ये 2 टावरिंग फिगर्स है कौन। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो 2 टावरिंग फिगर्स है ना, वो कुछ और नहीं अपने सीनियर युवान और बाकी के द्वारा छोड़े हुए पपेट्स होते हैं, जो कि एब्सोल्युटली इम्पार्शियल होते हैं। मतलब कि वो किसी के प्रति अपनी भावनाओं को नहीं दिखाते और ये नहीं करते कि हाँ तुमको मैं तुम्हारा ज्यादा पैसा दे दूंगा या फिर तुम्हारा मैं कुछ काट लूंगा मिलिट्री मेड पॉइंट्स से, ऐसा नहीं होता है। इसके साथ लूफिंग क्या था कि मैं मिलिट्री मेड पॉइंट्स को कंफर्म करना चाहता हूं, जिसके साथ वो क्या था कि ये सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से जिसे कि मैंने हंट किया है, मैं तुम दोनों को थोड़े दिल के ट्रबल कर सकता हूं। इसके साथ लूफिंग अपने स्ट्रेस ब्लास्टलेट से बाकी सारे बॉडीज को रिलीज करता है, और इसी के साथ दोनों पपेट्स होते हैं वो उन सारे ब्रेसलेट के अंदर इंस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, लूफिंग ने जितने मॉन्स्टर्स को मारे थे वो काफी टेरिफाइंग क्वांटिटी के अंदर होते, और यहाँ पे हमें पता चलना है कि लूफिंग ने कितने कितने मॉन्स्टर्स को मार रखे हैं। अब यहाँ पे वो पपेट्स थे तो वो इमोशंस को तो दिखा नहीं सकते। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो लूफिंग के इस कारनामे को देखकर या कह सकते हो कि यार वो सदमे में चला जाता। जिसके साथ वहाँ पे जो पपेट्स होते हैं उनमें से कहते हैं कि इन कॉर्प्सेस के अंदर 9 अल्ट्रा लिमिट लेवल एग्जिस्टेंस मौजूद हैं, उनकी डेड बॉडीज हैं। लूफिंग ने तो यार 5 को उसी वक्त, 4 को तो उसी वक्त मार दिया था, लेकिन 5 में बाद में उसने रास्ते में ही खत्म कर दिया। जिसके साथ 2902 परफेक्शन
स्टेज गॉड एम्प्रेस रेलम की भी बॉडी मौजूद होती है। 3952 लेट स्टेज गॉड एम्पर रेलम की भी बॉडी होती है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार लेट स्टेज गॉड एम्पर रेलम की बॉडी इतनी कम कैसे हुई, क्योंकि परफेक्शन स्टेज 2900 मतलब 3000 के करीब है। और लूफिंग जब भी वहां पे सिटीज में मारता है तो यार 100 मारता था परफेक्शन स्टेज को, तो 500-600 मार देता था लेट स्टेज की। तो एटलीस्ट मेरे अनुसार से 10,000 तो लेट स्टेज होनी ही चाहिए थी, लेकिन कोई ना। जिसके साथ मिड स्टेज गॉड एम्पर रेलम में टोटल 6,89,900 बॉडीज मौजूद होते हैं। वहीं पे अर्ली स्टेज 8,000 मतलब 1,35,640 अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रेस की बॉडी होती है। जिसके साथ एक पपेट्स फाइनल मिलिट्री पॉइंट्स को बोलते हुए कहता कि प्रैक्टिशनर लूफिंग आपके करेंट मिलिट्री मेड पॉइंट्स टोटल में 7,07,00,000 मतलब 7 करोड़ मतलब 77,17,660 होते हैं। टोटल में 7 मिलियन मिलिट्री पॉइंट्स होते हैं, जिसको जानकर तो लूफिंग भी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये नंबर काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि यार जितने भी डार्क होली रेलम के अंदर पीक टाइम एग्जिस्टेंस है, वो भले ही लूफिंग के रॉ पावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन उन्होंने काउंटलेस ईयर्स तक अपने आप को जिंदा रख रखा होता है। इतने लंबे लाइफ स्पेन से उन्होंने यार बहुत ज़्यादा पैसे को और ह्यूमन क्रिस्टल्स को बना रखे होते हैं, जिससे कि वो मिलिट्री मेड पॉइंट्स में एक्सचेंज किया करते थे। जितने भी मिलिट्री मेड पॉइंट्स होते हैं ना, वो ह्यूमन क्रिस्टल से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि जितने भी बंदे हैं उनके पास ह्यूमन क्रिस्टल होते हैं, तो वो देकर मिलिट्री मेड पॉइंट्स में एक्सचेंज किया कर लेते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पर एक मिलिट्री मेड पॉइंट से लगभग 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल्स के समान होती है। मतलब किसी को अगर 1 मिलिट्री मेड पॉइंट चाहिए तो उसे लगभग 1 लाख ह्यूमन क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और बहुत सारे बंदे होते थे जो कि टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल्स देकर मिलिट्री मेड पॉइंट्स 1 मिलियन मिलिट्री पॉइंट्स को लिया करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी कई सारे सिटीज है, जैसे कि यूनान सिटी को ही ले लो, वो रेगुलरली अपने ह्यूमन क्रिस्टल्स का यूज करके मिलिट्री मेड पॉइंट्स को एक्सचेंज किया कर सकते हैं। अल्दो लूफिंग के पास अभी सिर्फ 7 मिलियन मिलिट्री पॉइंट्स ही होते हैं, लेकिन लूफिंग सच में काफ़ी ज़्यादा अमीर बन चुका है। उसके पास सिंगल हैंडली ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन क्रिस्टल जितने आ चुके थे। मतलब 7 मिलियन है तो ट्रिलियंस मतलब कह सकते हो कि 7 ट्रिलियंस अपने लूफिंग के पास ह्यूमन क्रिस्टल थे। लूफिंग के जो पास हाईएस्ट ही वो 5 बिलियन ही थे। लेकिन देख रहे हो यार विनोद, देख रहे हो ना 7 ट्रिलियन लूफिंग किस लेवल का अमीर हो चुका है। लेकिन फिर मैं कहूँगा लूफिंग अभी भी गरीब है, घंटा अमीर हुआ है, लूफिंग कभी नहीं अमीर होने वाला है। जिसके साथ लूफिंग क्या था कि वाओ मेरे पास तो इतनी ज़्यादा आ चुकी है, ये काफ़ी है अभी के फिलहाल में। इसके साथ लूफिंग फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर लूफिंग मन बना लेता कि वो अपने सारे कॉर्प्सेस को ही बेच डालेगा, और हमें पता चलता है कि लूफिंग ने असल में अपने सारे कॉर्प्सेस को तो बेचे ही नहीं है। लूफिंग के पास और कॉर्प्सेस मौजूद है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं, और देखने वाले कि लूफिंग फिर से गरीब कैसे हो जाता है। मुझसे सहा नहीं जाता यार लूफिंग इतना अमीर कैसे हो गया। खुद तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो लूफिंग को मैं कैसे अमीर होने दे सकता हूँ। तो राइटर भाई जल्दी से इसको गरीब कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।